नमो नमः। सुस्वागतम। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आइए मित्रों, आज हम उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे। संस्कृत में उच्चारण स्थान बहुत महत्व रखते हैं। संस्कृत भाषा का महत्व भी उच्चारण की दृष्टि से ही है, ऐसा हम सबको पता है। और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में उच्चारण स्थान से 3 या 4 प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो यह विषय वैसे ही प्रमुख होता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, कितने उच्चारण स्थान हैं, कितने प्रमाणिक उच्चारण स्थान बताए गए हैं और कौन कौन से उच्चारण स्थानों में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग होता है, कितने वर्णों का एक से अधिक उच्चारण स्थान है। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए देखिए, संस्कृत भाषा में वर्णों के उच्चारण स्थान को अत्यधिक सहज तरीके से प्रस्तुत किया गया है। हमारे आचार्यों ने इसे सूत्रों में पिरोकर सहज एवं आसान बना दिया है, क्योंकि जितने भी उच्चारण स्थान हैं इनका विशेष महत्व है। क्योंकि जो उच्चारण स्थान, जो शब्द है जो जहाँ से उत्पन्न होता है वहीं से इसका उच्चारण स्थान माना गया है। वो कौन कौन से हैं? जो वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। वर्णों की उत्पत्ति स्थल या प्रथम प्रकाशन स्थल को उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उच्चारण स्थान के बारे में, तो आइए यहाँ पर मुख्यतः इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब सवर्ण संज्ञा करनी होती है तब इनकी आवश्यकता हुई थी। सवर्ण का अर्थ है समान वर्ण, समान जाति, समान स्थान वाले वर्ण, समान प्रयत्न वाले वर्ण। वर्णों की आपस में स्थान और प्रयत्न से तुल्यता की जाती है। सवर्ण संज्ञा वाले वर्णों को सवर्णी कहते हैं और सवर्ण संज्ञा को सावर्णी भी कहते हैं। सवर्ण संज्ञा के लिए स्थान और प्रयत्न की समानता चाहिए। जो हम आगे कभी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो प्रयत्नों को लेकर होगा, उसमें आपको और स्पष्ट किया जाएगा। जब हम संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं तो इन सब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम केवल उच्चारण स्थान के बारे में ही पूरा ध्यान देंगे। जो हमारे मुख्य उच्चारण स्थान हैं उनके बारे में ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए, सामान्यतः कुल 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में ऊरस को भी सभी वर्णों का सामान्य प्राथमिक उच्च स्थान मानकर उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। कुछ वर्ण 2 स्थानों की सहायता से भी उत्पन्न होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान जो 7 हमने प्रमुख बताए हैं वो हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा, मूल है। सवर्ण संज्ञा में इन 7 उच्चारण स्थानों का ही प्रयोग होता है। आपको यहीं पर यही याद रखना है कि सवर्ण संज्ञा में कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उच्चारण स्थान तो 7 से अधिक जो हमें याद रखने हैं उनके बारे में हम चर्चा भी आगे करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कभी परीक्षा में यदि प्रश्न आता है कि सवर्ण संज्ञा में कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है, तो आपको ये याद रखना है कि 7 उच्चारण स्थानों का प्रयोग होता है। और वो 7 जो उच्चारण स्थान है वो क्रम से लिखे हुए हैं। कंठ 1, तालु 2, मूर्धा 3, दंत 4, ओष्ठ 5, नासिका 6, जिह्वा मूल 7। आइए, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित सूत्रों में इनको रखा गया है। आपको याद रखने का यही तरीका है। आप एक बार इनको मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर हम इनके बारे में एक एक के बारे में अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इनको याद रखने का भी यही तरीका है। जिन विद्यार्थियों को याद नहीं है वो विद्यार्थी इनका 5-7 दिन 10 दिन तक जब तक याद नहीं हो प्रतिदिन इनका पारायण करें और बिना देखे बोलने की कोशिश करें। 3 या 4 बार देखकर बोले, फिर इसको बिना देखे बोलने की कोशिश करें। निश्चित ही आपको हमेशा के लिए स्थायी रूप से ये याद हो जाएगा। देखिए, अकूह विसर्जनीयानां कंठः, इचु यशानां तालु, ऋतु रसाणां मूर्धा, लृतु रसाणां दन्ताः, उपधमानीयानां ओष्ठौ, इयमङ्गणानां नासिका च, ऐदेतौ कंठतालुः, ओदोतोः कंठोष्ठं, वकारस्य दन्तोष्ठं, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं, नासिका अनुस्वारस्य
एवं प्रकारेण एकादश उच्चारण स्थानानि संति। 11 उच्चारण स्थान हैं जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। जो सवर्ण संज्ञा में 7 ही उच्चारण स्थान काम में लिए जाते हैं, ये हमने यहाँ पर स्पष्टता से देखा। विद्यार्थियों में यही भ्रम है। और एक 8वां उच्चारण स्थान जो पाणिनि शिक्षा में माना गया है उरस, उसे भी आपको याद रखना है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कभी ऐसा भी प्रश्न आता है। पाणिनि शिक्षा में एक अतिरिक्त जिसे माना गया है वह कौन सा उच्चारण स्थान है, यदि आप याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। अब यहाँ पर बात करते हैं उच्चारण स्थान। यहाँ पर उच्चारण स्थान है कंठ है, स्वर अ आ। यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ और क्लुत जिसकी हम बात करते हैं वो ये अलग अलग स्वर हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं, का वर्ग पूरा और है और विसर्ग, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो 5 वर्ण का वर्ग में हो गए और एक है और एक विसर्ग, तो 7 तो ये हो गए और 18 प्रकार के ये वर्ण हो गए हैं। कौन से, अ वाले। अ के कितने भेद थे, 18 जो हमने बताए थे। इस प्रकार से 25 वर्ण जो हैं आपके 18 और 7 25 हो गए। 25 वर्ण कंठ स्थान से उच्चारित हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। देखो हमने यहाँ पे लिखा भी है ध्यातव्य में 18 प्रकार के सभी आकार का वर्ग, हकार और विसर्ग का कंठ स्थान है। ठीक है, तो ये 18 प्रकार के सभी अ कौन कौन से हैं ये आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे भी ये शब्द आएगा। ये यहाँ पर कहता है कि जैसे अ यह वर्ण, अ जो वर्ण है यह ह्रस्व दीर्घ और क्लुत के भेद से 3 प्रकार का होता है। पुनः ह्रस्व भी उद्दात, अनुद्दात और स्वरित के भेद से 3 प्रकार का। इसी प्रकार से दीर्घ भी 3 प्रकार का और क्लुत भी 3 प्रकार का। इस तरह कुल मिलाकर 9 प्रकार का हुआ। वह 9 प्रकार का अच पुनः अनुनासिक और अनुनासिक अननुनासिक के भेद से 2-2 प्रकार का हो जाता है। 9 अनुनासिक और 9 अनुनासिक करके कुल 18 प्रकार का हो जाता है। यह विक्रिया आपको सभी अचों के संबंध में समझना चाहिए। केवल लृ के 12 भेद हैं क्योंकि उसका दीर्घ का अभाव है, और एचामपि 12 यानी एच के भी 12 हैं, उसका ह्रस्व का अभाव मिलता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जो ये उद्दात, अनुद्दात और स्वरित के बारे में जो विषय था, ये हमने आपको पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरह से वर्णों की जो उत्पत्ति था, वर्ण विचार था, उसमें हमने आपको स्पष्टता से बताया है। आइए आगे का है उच्चारण स्थान तालु। जो तालु उच्चारण स्थान है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु उच्चारण स्थान यहाँ का है। तालु उच्चारण स्थान है। स्वर ई, ये भी 18 प्रकार के ह्रस्व दीर्घ और क्लुत, इससे यहाँ अभिप्राय है। व्यंजन च वर्ग पूरा, चू से अभिप्राय यहाँ पर च वर्ग से है। परीक्षा में कभी यह भी प्रश्न आ जाता है चू वर्ग से अभिप्राय है च वर्ग, तो आपको यहाँ पर याद रखना है च वर्ग से यहाँ पर ये अभिप्राय है। च वर्ग में 5 वर्ण हो गए और य और श। इस प्रकार से यहाँ पर कितने वर्ण हो गए जिनका उच्चारण स्थान यहाँ पर है, तो हम यहाँ देख सकते हैं 18 प्रकार के सभी ईकार और 18 प्रकार के सभी ईकार जो हैं वो यहाँ पर हमारे 18 प्रकार के जो ईकार हैं उनके बारे में, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 18 प्रकार के ईकार और 5 वर्ण च वर्ग में हो गए, और यहाँ पर य और स 2 वर्ण और हैं, यानी यहाँ पर भी 25 वर्ण जो हैं जो आपके तालु स्थान से काम में लिए जा रहे हैं। आपको ये याद रखना है, कुल 25 वर्ण तालु से उच्चारित किए जाते हैं। अब यहाँ पर तालु क्या है, तालु के बारे में बहुत सौ का संदेह रहता है, तो मैंने तालु का यहाँ पर एक चित्र भी लगाया है जो आपको समझने में स्पष्टता करेगा और आपको याद भी रहेगा। ऊपर वाले जो दांत हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया गया है, ऊपर वाले जो दांत हैं इसके पीछे जो मांसल भाग है जो कुछ खुरदरा सा रहता है यहाँ पर, वहाँ से इन शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसे ही हम तालु कहते हैं, ये आपको याद रखना है।
आगे है मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, उच्चारण स्थान मूर्धा है। री री स्वर है। व्यंजन ट ठ ड ढ ण र श, ये यहाँ पर उच्चारण स्थान है, ये वर्ण है। स्वर री है और व्यंजन ये वाले जो लिखे हुए हैं ट ठ ड ट वर्ग और र और स, ये आपको याद रखना है। 18 प्रकार के सभी रीकार ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ण रकार और शकार का मूर्धा स्थान होता है। मूर्धा किसे कहते हैं? जीभ को पीछे ले जाकर सिर के मध्य भाग के ठीक नीचे मुख भाग में जो कोमल भाग है उससे होता है, अतः इनका मूर्धा स्थान है। संस्कृत में सिर को मूर्धा भी कहते हैं। आइए अब दंत स्थान के बारे में जानते हैं। उच्चारण स्थान दंत, लृतु लसानाम दंताः। उच्चारण स्थान दंत, स्वर लृ लृ, व्यंजन त थ द ध न ल श, इनका उच्चारण जीभ के ऊपरी दांतों से टकराने से होता है, ये दांत से निकलते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भी ये याद रखना है। उपपदमानीयानाम ओष्ठौ, उच्चारण स्थान अधरोष्ठ जो हैं, अधर यानी नीचे वाले ओष्ठ, ये इसका उच्चारण स्थान है। 18 प्रकार के उकार प वर्ग उपदमानीय विसर्ग का ओष्ठ स्थान है। उपदमानीय विसर्ग का उच्चारण दोनों होठों के टकराने से होता है, यह आपको यहाँ पर याद रखना है। उपदमानीय से क्या अभिप्राय है? उपदमानीय हमने आपको जब वर्ण विचार में पढ़ा था तब भी बताया था, फिर भी मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। अर्ध विसर्ग जो होता है प से इस प्रकार का और फ के बाद में इस प्रकार का जो होता है उसे हम उपदमानीय विसर्ग कहते हैं, यह आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे है ऐ देतो कंठ तालु, उच्चारण स्थान कंठ तालु है। स्वर ए, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। इनमें ए और ए आते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर 2 स्थान हैं एक साथ में, कंठ और तालु, ये 2 स्थान यहाँ पर हैं, इसलिए इनको कंठ तालु कहा गया है। कितने वर्ण आते हैं कंठ तालु वाले में? 2 ही वर्ण आते हैं, ए और ए, ये दोनों ही स्वर हैं, ऐसा आपको याद रखना है। परीक्षा में कभी भी इस प्रकार का प्रश्न किया जा सकता है। ओ दो तो हो कंठोष्टम, उच्चारण स्थान कंठोष्ट, यहाँ पर भी 2 उच्चारण स्थान है। कंठोष्ट अर्थात कंठोष्ट वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ एवं ओष्ठ यानी होठ दोनों होता है उन्हें कंठोष्ट वर्ण कहते हैं। इनमें ओ और औ 2 वर्ण आते हैं। वकारस्य दंतोष्टम, उच्चारण स्थान दंतोष्ट। व्यंजन केवल व, एक व्यंजन वर्ण है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। दंतोष्टम अर्थात दंतोष्ट वर्ण, व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों हैं, अतः वह दंतोष्ट वर्ण कहलाता है। यहाँ पर 2 उच्चारण स्थान हैं, 1 से अधिक उच्चारण स्थान है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उच्चारण स्थान जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, उच्चारण स्थान जिह्वा मूलम। व्यंजन जिह्वा मूलीय क ख, जिह्वा मूलीय विसर्ग का जिह्वा मूल स्थान है क्योंकि इसका सीधा उच्चारण सीधे जीभ के मूल भाग से होता है। क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग वाला निशान जो होता है, जो हमने प और फ के बारे में जाना था, वो यहीं पर भी अभिप्राय यहीं पर भी ऐसा ही है। क और ख से पहले जो अर्ध विसर्ग है उसे जिह्वा मूलीय जिह्वा मूल कहते हैं। नासिका अनुस्वार से, उच्चारण स्थान नासिका है। व्यंजन यानी अनुस्वार, यहाँ पर अनुस्वार है। नासिका अनुस्वार से अर्थात अनुस्वार का नासिका स्थान है। यमंगणानाम नासिका च, उच्चारण स्थान मुख और नासिका है। व्यंजन ये 5 वर्ण हैं यहाँ पर जो वर्ग के अंतिम वर्ण हैं। यमंगणानाम नासिका च अर्थात नासिक के वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक है उन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। इनमें यमंगणनम आते हैं, ये 5 वर्ण आते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार हम इसे पंचमाक्षरे नासिका च भी कह सकते हैं। ये प्रायः प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं। 5 वर्ण हैं। यमंगणन का अपने वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान तो है ही, साथ में नासिका भी उनका उच्चारण स्थान है। यहाँ पर ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि हर वर्ग का जो उच्चारण स्थान था वहाँ पर तो ये है ही साथ में, लेकिन नासिका भी एक अतिरिक्त यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस तरह
10 वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान हैं। किसके? ङ के कंठ और नासिका, ञ के तालु और नासिका, ण के मूर्धा और नासिका, न के दंत और नासिका, म के ओष्ठ और नासिका, ए के कंठ और तालु, ऐ के कंठ और तालु, ओ के कंठ और ओष्ठ, औ के कंठ और ओष्ठ, व के दंत और ओष्ठ। विसर्ग एवं अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होता है उसके अनुसार उसका उच्चारण परिवर्तित हो जाता है। यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका ही माना गया है। अब यहाँ पर यम वर्ण कौन से हैं? य व ल भी अनुनासिक माने जाते हैं। यह आपको यहाँ पर याद रखना है। एक उच्चारण स्थान वाले कुल 32 वर्ण तथा विसर्ग उपदमानीय जिह्वा मूलीय व अनुस्वार हैं और 2 उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण 10 हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि एक उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण 32 हैं तथा विसर्ग उपदमानीय जिह्वा मूलीय व अनुस्वार हैं और 2 उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण 10 हैं जिनका 2 स्थान से उच्चारण होता है। ये आपको याद रखना है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः नूतनम। आगे का जो विषय है हम उसके बारे में फिर मिलेंगे। आगे हम यत्नों के बारे में, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के बारे में आगे की